हेलो बच्चों। जैसा कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह आपका रासायनिक बलगतिकी, हम कह रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगतिकी या हम कह रहे हैं रासायनिक मीन्स केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स मीन्स मोशन, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है ये जानने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी हमें अभिक्रिया में होने वाली संभावनाएं जो होती हैं ऊष्मागतिकी द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, जैसे हम गिब्स एनर्जी में चेंज या जो भी है इस टाइप की। लेकिन जब हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करते हैं तो उसकी साम्यावस्था तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको निर्धारित रासायनिक बलगतिकी करता है। तो रासायनिक बलगतिकी का भी अभिक्रियाओं में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे ऊष्मा गतिकी से सिद्ध हुआ है कि जो हीरा है तो धीरे धीरे स्लो रेट से क्या होता है आपका किसमें ग्रेफाइट में चेंज होता है। तो इस टाइप के जो अभिक्रियाएँ हैं तो उनकी साम्यावस्था तक जो समय लगता है या उसके वेग को निर्धारित करने के लिए रासायनिक बलगतिकी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग मीन्स गति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। तो ये रसायन विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण यहाँ पर लूँ। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर हमें वेग डिसाइड करना है, वेग के लिए हम देख लें तो रिएक्टेंट है आपके पास और क्या रिएक्टेंट से क्या बनता है आपका प्रोडक्ट। मीन्स अभिकारक से कोई भी अभिक्रिया में क्या बनता है आपका उत्पाद। तो समय हम कह रहे हैं इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय या आधे होने में लगा समय, तो ये किससे निर्धारित होगा? रासायनिक बलगतिकी से निर्धारित होगा। सपोज समय क्या है आपका जीरो है, समय क्या आपका जीरो है, तो इसमें मान लें हम जो इसकी सांद्रता है मीन जो रिएक्टेंट की मात्रा है वो 20 है, खाली उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं। और उस कंडीशन में एट ए टाइम जब समय जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, जो सांद्रता होगी, वो क्या होगी? शून्य होगी। ऐसे हम मान लें टी सपोज 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर टी सेकेंड में टी 0 सेकेंड में 20 थी तो यहाँ उत्पाद क्या था आपका? 0 शून्य था। और टी 1 सेकेंड में सपोज ये क्या हो गया आपकी? कम हो गई, घट गई, 16 हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? उत्पाद कितना बन जाएगा हमारा? 4 बन जाएगा। ऐसे t इक्वल टू 2 सेकेंड में हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8। t इक्वल टू 3 सेकेंड में हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 12। t इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 16। और t इक्वल टू 5 सेकेंड हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये कंप्लीट रिएक्शन। तो इस उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। कोई अभिक्रिया हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो जब समय क्या था? जीरो टाइम मीन्स अगर समय जीरो था तो इसका मतलब रिएक्शन अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 जो इसकी सांद्रता हमने मान लिया। एक जनरल से सामान्य उससे हमने समझाने के लिए इसको हमने आपको बता दिया। सपोज अब रिएक्शन स्टार्ट हुई 1 सेकेंड में, अब सांद्रता कितनी रहेगी रिएक्टेंट की? 16 और प्रोडक्ट की कितनी होगी? 4। कम होती जा रही सांद्रता, फिर 12 होगी, अगले इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी 12 हुई तो इसकी कितनी होगी? 8 होगी। फिर इसकी 3 सेकंड में 8 हुई तो इसकी कितनी होगी? 12 होगी। इसके 4 सेकंड में 4 रह गई तो इसकी कितनी हो गई? 16 हो गई। और इसकी 5 है, 5 सेकंड में इसकी क्या हो गई? 0। और उत्पाद कंप्लीट कितना बन गया आपका? 20 बन गया। मीन्स अब यहाँ
जो अभिकारक की सांद्रता 0 होगी तो अभिकारक की पूर्ण, मतलब ये रिएक्शन को ही मान लें 5 सेकंड में रिएक्शन क्या होगी आपकी कंप्लीट होगी। तो ये आपका रिएक्शन का हम कहेंगे स्पीड या वेग भी कह सकते हैं। 5 सेकंड क्या होगी इसकी स्पीड होगी, मान लें इसकी 5 सेकंड की है आपकी स्पीड है। अब देखते हैं हम, तो वेग के लिए, तो ये है आपके वेग के लिए, तो यहाँ पे हमने एक अभिक्रिया के सांद्रता में, रिएक्टेंट की सांद्रता में और प्रोडक्ट की सांद्रता में वेरिएशंस मैंने समझाने की कोशिश करी। और ये जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, अगर इसको आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब वेग क्या है आपका। अब हम वेग के बारे में बात करते हैं। तो वेग इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, मीन्स किसके सांद्रता में परिवर्तन हुआ, रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन हुआ और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हुआ। तो अभिक्रिया में हम यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया, जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे क्या हो सकता है, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। जैसे हमने यहाँ पे टी, अगर इस अभिक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे 5 सेकंड में आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो गए, लेकिन अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन आया, रिएक्टेंट की सांद्रता कम हुई है और प्रोडक्ट की सांद्रता 0 से बढ़ती गई और कंप्लीट उत्पाद तक मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। अब बात हम करें, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की, सपोज हम मान लें इसको रिएक्टेंट, इसको मान लें R1 और इसको मान लें हम R2 और इसको मान लें हम P1 और इसको मान लें P2। तो ये तब क्या हो गया आपका समय, सपोज ये T1 और इस समय का मान लें सपोज हमने T2। ध्यान से देखना है, ये P1 प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं हम, R1 रिएक्टेंट अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए, रिएक्टेंट अभिकारक के लिए, और T समय। तो तब इसका अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं ये हमने देखना है। तो हम लिख सकते हैं इसको अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन। तो हमें 2 कंडीशन में इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। किस कंडीशन में, रिएक्टेंट के टर्म्स में और उत्पाद के टर्म्स में। तो हम देख सकते हैं, पहले इसको हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखें। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में R2 माइनस R1, अभिक्रिया में जो सांद्रता में परिवर्तन, किसके सांद्रता में परिवर्तन, रिएक्टेंट के अपॉन द वेग, हम इसको लिख लें वेग इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, और T2 माइनस T1, ये कह सकते हैं हम समय में जो परिवर्तन है T2 माइनस T1, ये हम देख सकते हैं। और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अब फिर हम किसके लिए, किसके टर्म्स में लिखें, वेग किसके लिए, उत्पाद के लिए, उत्पाद। तो इसको हम अभिक्रिया लिखा है तो अभिकारक भी लिख सकते हैं, अभिकारक जैसे यहाँ पर कर लीजिए, अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन लगा समय, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे हम, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, अब उत्पाद क्या आपका P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, समय वही रहेगा। यहाँ पे हमने उत्पाद के टर्म्स में यहाँ पे लिया है, तो हम यहाँ पे क्या रखें, इसको उत्पाद के टर्म्स में हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको ये कर लीजिए,
सांद्रता हम ले रहे हैं, तो R1 R2 R1 की सांद्रता, ऐसे हम लिखें इसको तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर भी हम सांद्रता को अलग अलग लिखें, P2 माइनस P1, P1 की सांद्रता P2 की सांद्रता। तो यहाँ पे सपोज अब इसी के टर्म्स में हम इसको कर लें, यहाँ पे R2 कितना है 4, R2 कितना है 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 16/4 माइनस 1 से, तो बराबर ये हो गया आपका माइनस 16 माइनस 12, ये आ गया आपका 3, तो ये आ गया आपका -4, ये कितना आ गया आपका -4, ये कितना, ये रेशियो क्या आ गया -4। और यहाँ उत्पाद के टर्म्स में हम देखें, उत्पाद के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ये P2 कितना दिया 16 माइनस P1 कितना दिया है 4/4 माइनस 1, T2 माइनस T1 वही रहेगा, तो ये आ गया आपका 12/3 बराबर +4। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमारे हैं, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है +4। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हम समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो वैल्यू अब आ रही है -4 आ गई, यहाँ पे क्या आ गई +4। अब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे -4, यहाँ पे जो सांद्रता हो रही है कम हो रही है और यहाँ पे सांद्रता बढ़ रही है। यहाँ पे रेगुलर कम होते जा रही है, यहाँ पर रेगुलर बढ़ते जा रही है, लेकिन वैल्यू ये नेगेटिव में आ रही है। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पॉजिटिव में करना है। तो कैसे करें, तो तब हम क्या करते हैं, जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को के बाहर हम क्या लगा लेते हैं माइनस, तो इसको दिखाना ही है, माइनस को हम बाहर ले आते हैं। अगर इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे, इस माइनस को जब हम बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी तब प्लस हो जाएगी। तो इसको प्लस करने के लिए हम कहाँ ले आते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइनस को बाहर ले आते हैं तो ये वैल्यू आप ये तब +4 हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम यहाँ से औसत वेग, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखिए औसत, अब तुम औसत वेग की बात हम करते हैं, तो इसका औसत वेग हम निकाल दें, इसको हम निकाल दें रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, दोनों का अंतर है, तो ये परिवर्तन है, तो इसको हम किससे दिखा सकते हैं, औसत वेग। रिएक्टेंट के लिए औसत वेग हम यहाँ पे लिख दें, औसत वेग बराबर माइनस, रिएक्टेंट के लिए तो माइनस हमने बाहर लागे थे, माइनस डेल्टा R कंसंट्रेशन। तो ये डेल्टा में लागे इसको हम, तो ये क्या जाएगा डेल्टा T, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा आपका डेल्टा R। लेकिन माइनस यहाँ पे हम ले आएंगे, क्या लेंगे, माइनस चिन्ह हम ले आएंगे। तो ये इसके लिए है अभिकारक के लिए, ये किसके लिए आपका अभिकारक के लिए है। और औसत वेग फिर हमें प्रोडक्ट के लिए लाना है, औसत वेग प्रोडक्ट के लिए, तो ये प्लस वैल्यू होगी, ये प्रोडक्ट का क्या है हमारा P2 माइनस P1, ये प्लस में होगी, यहाँ पे सांद्रता बढ़ती है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा P कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। तो ये हो गया आपका उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए औसत वेग। तो उत्पाद के लिए अभिकारक के लिए माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और औसत वेग उत्पाद के लिए प्लस हो जाएगी डेल्टा P कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो ये दो बातों को हमको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर डेल्टा R क्या है आपका, डेल्टा R कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता में परिवर्तन किसके लिए, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ये हो गया आपका अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन,
और जो डेल्टा पी है ये हो गया आपका उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो ये दो बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं अथवा किसी रासायनिक क्रिया में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन मीन्स जो उत्पाद में औसत वेग है वो क्या हो जाएगा आपका अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन और उत्पाद। तो अतः हम कह सकते हैं किसी रासायनिक क्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद में हुए परिवर्तन डेल्टा आर जो डेल्टा पी से हम दिखा रहे हैं, हुए परिवर्तन में समय का भाग, हमने यहाँ पे डेल्टा टी या डेल्टा टी से दोनों में भाग किया है, समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर हमें औसत वेग प्राप्त करना है तो उत्पाद और अभिकारक में जो परिवर्तन हो रहा है रिएक्शन के दौरान, उस परिवर्तन में हम समय से भाग देने पर उसका औसत वेग हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको एक ग्राफ में समझें। अगर इसको आप नोट करना है इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब देखिए इसको एक ग्राफ से हम करते हैं, ग्राफ से हमें और क्लियरली समझ में आएगा। हम ग्राफ देखते हैं। पहले हम देखते हैं अभिकारक के लिए ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, एक ग्राफ हम खींचते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं t0, ये क्या आपका समय t, तो यहाँ पे t क्या है, समय 0, और ये क्या आपका अभिकारक की सांद्रता, इसको लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता। ये क्या आपके अभिकारक की सांद्रता, या इसको कह लें R माइनस R कंसंट्रेशन, जो भी हम कह लें, अभिकारक के लिए तो माइनस लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया था, R1 16 हमने लिया था। सपोज ये पॉइंट यहाँ है, अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे क्या है, सपोज कितनी है, 16 है। यहाँ पर हमने R1 कितने लिया है, 16 है। और ये ग्राफ क्या हो रहा है आपका, 16 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ये ग्राफ इस टाइप से हम खींच ले इसको, तो ये ग्राफ हमारा डाउनफॉल हो रहा है, ऐसे नीचे को जा रहा है। अब देखें इस ग्राफ को, अब इसको टी और समय और इसकी सांद्रता पे अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हम देख रहे हैं एक पॉइंट हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये मैक्सिमम लिखेंगे, यहाँ पर 16 लिखेंगे, मैक्सिमम कितनी है, 20 है। कंसंट्रेशन क्या थी, 20 थी, और 20 के बाद इसमें क्या आया, परिवर्तन आया। और दूसरा पॉइंट एक और हम ले लें यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका है, हम कह लेंगे ये क्या आपका T1 T2, ये क्या आपका T1, और ये क्या है T2। और यहाँ पे जो है माइनस R को हम लिख लें, तो ये क्या आपका R1, ये क्या आपका R2। तो हम ये देख रहे हैं समय बढ़ने पर सांद्रता क्या आ रही है, घट रही है। सांद्रता क्या हो रही है, R1 पर था, R2 क्या आ गया, नीचे आ गया। तो सांद्रता घट रही है समय बढ़ने के साथ। तो ये क्या आ गया आपका, जो ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है R1 R2 में डिफरेंस, ये क्या आपका डेल्टा R माइनस डेल्टा R, और ये क्या दिख रहा है आपका डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे अगर इसका हम औसत वेग देखें, औसत वेग बराबर क्या हो गया, औसत वेग क्या हो गया, माइनस डेल R कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। तो ये हो गया इसका औसत वेग। तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका औसत वेग हो गया।
औसत वेग क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका औसत वेग माइनस डेल्ट आर अपॉन डेल्ट टी, किसके लिए, अभिकारक के लिए। और इसी ग्राफ को अगर हम उत्पाद के लिए खींचते हैं तो उत्पाद के देखिए, उत्पाद के लिए हमें क्या मिलेगा, उत्पाद के लिए देखिए, उत्पाद के लिए फिर वही समय t और यहाँ पे t क्या होगा 0, ये फिर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के बीच में हम ग्राफ खींचे तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे समय जब 0 था तो अभिकारक की सांद्रता, सॉरी अभिकारक की सांद्रता नहीं, उत्पाद, यहाँ पे क्या होगा आपका, उत्पाद के लिए, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता के लिए अगर हम देखें तो t0 में ये मैक्सिमम था तो वहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी 0 था, t0 पे ये भी क्या था, 0 था, और धीरे धीरे ये क्या हुआ आपका बड़ा, और ये इस टाइप से इसका ग्राफ आपका आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट हमें मिलेंगे, डिफरेंट पॉइंट हमको मिलेंगे। तो सपोज एक पॉइंट हमको ये मिला और दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, इस पॉइंट पर हमने ले लिया, ये 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं जिसमें P1 और P2। तो P1 नीचे से बड़ा है तो P1, ये क्या हो जाएगा आपका P2, और ये क्या हो जाएगा आपका P1, ये जाएगा T1 T2, ये क्या जाएगा आपका T1 T2। तो ये जो ये डिफरेंस जो है ये क्या होगा आपका डेल P, और जो ये डिफरेंस है ये क्या होगा डेल T, ये कैसा आएगा आपका T2 माइनस T1, और ये क्या है P2 माइनस P1 से क्या है आपका डेल्टा फी। तो यहाँ पर औसत वेग हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर औसत वेग हम देखते हैं, औसत वेग बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है डेल्टा पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपका ग्राफ बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं यहाँ 0 समय पे 0 सांद्रता से सांद्रता बढ़ रही है, और यहाँ पे अभिकारक केस में मैक्सिमम सांद्रता से सांद्रता कहाँ की ओर समय के साथ घट रही है। तो ये रिएक्शंस को शो कर रहा है। इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 से 0 जा रहा है, और जबकि यहाँ 0 से 20 आ रहा है। तो ये दो ग्राफ के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो इसमें हम लिख सकते हैं औसत वेग को कंबाइंड फॉर्म में, अर्थात औसत वेग बराबर, इसलिए लिख सकते हैं औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा तब, माइनस डेल आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। इन दोनों ग्राफों से आपका औसत वेग आपके निकल के आता है। ये प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, अभिकारक के लिए नेगेटिव और उत्पाद के लिए पॉजिटिव। तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी आती है। तो उसको हम कहेंगे औसत वेग। ये क्या होगा आपका औसत वेग। तो ये औसत वेग की बात करी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, मीन्स हम इसको बोल रहे हैं तात्क्षणिक वेग, या इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या वेग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब थोड़ा ये दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक मैंने बोला औसत वेग और दूसरा मैंने बोला
तात्क्षणिक वेग, जैसे हम बोलते हैं किसी क्षण विशेष पर वेग भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे हमें एक टाइम दे दिया कि यहाँ से आपको 100 किलोमीटर गाड़ी लेके जाना है, तो 100 किलोमीटर की दूरी हमने तय करनी है। तो आपको एक समय दे दिया कि आप 10 बजे निकलिए, 12 बजे तक पहुँचिए, या 10 बजे निकलिए आप 1 बजे तक पहुँचिए। तो हम गए और हमने गाड़ी चलाई और गए, और जो हमारे औसत वेग निकला वो निकला पर घंटे के हिसाब से, वो पर घंटा 40 किलोमीटर हम चले। एक घंटा एक औसत वेग हुआ, लेकिन ऐसे नहीं अब हमारे जो स्पीड हमेशा 40 की रही, कभी हम 40 से नीचे भी रहे, कभी हम 40 से 60-80 भी गए। ये तो हो गया आपका औसत वेग। अब क्षणिक वेग क्या है? जैसे ही मैं अपनी ट्रैवल पूरी कर रहा हूँ, उससे पहले मेरा फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और वो पूछता है कि अपने स्पीडोमीटर पे बताओ कि वेग क्या है। तो एक क्षणिक हो गया। तो मैंने बोला भाई 80 है, तो वहाँ उस टाइम क्या था, 80 हो गया था, जबकि एवरेज मेरा क्या निकला था, 40। तो एट रैंडम एट द पॉइंट मीन्स क्षणिक। तो उस टाइम जब मेरे पास फ़ोन आया मैंने तुरंत बताया, तो उस टाइम क्या मान लो, मैं समय को 0 मान लो। और उस समय में क्या थी, मेरी स्पीड क्या थी, 80 थी। तो ये क्या होगा, किसी क्षण विशेष में वेग। तो उस टाइम उस क्षण में मेरा क्या था, एक पॉइंट पे कितना था, 80 था। जबकि एवरेज हम निकालें तो एवरेज हमने ऊपर नीचे जाके हम देख रहे हैं 40 का एवरेज है या 50 का एवरेज है। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस वेग को आप, औसत वेग को हम तात्क्षणिक वेग में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लिमिट हम लेते हैं, जैसे रिएक्टेंट के ले लें, अभिकारक के लिए ले लें हम तात्क्षणिक वेग। ये तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डेल आर कंसंट्रेशन अपॉन क्या आपका डेल टी है। क्या है, डेल टी है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक लिमिट हम लगा लेते हैं तात्क्षणिक वेग के लिए। लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0। लिमिट क्या हो जाएगी, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाती है, तो अब क्या हो जाएगी आपकी, इज इक्वल टू तब हो जाएगी माइनस डी टी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो एट क्षणिक विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वेग, तो उस टाइम पे केवल बहुत स्मॉल चेंज हम कह सकते हैं, या चेंज हुआ ही नहीं, या हम डेल्टा टी लिमिट हमने क्या कर दी, टेंडिंग टू 0 हमने कर दी। तो उस केस में इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डी। तो इसका लिमिट टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आ गया आपका, डिफ्रेंशिएट आ गया आपका। क्या आ गया आपका, ये हो गया डिफ्रेंशिएट, हम कह सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी। तो एक नया समीकरण निकल के आ गया। ऐसे हम फिर हम निकालें वेग किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका डेल पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर भी हम लिमिट लगा लें, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0। तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस डी पी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल गया आपका, लिमिट लगा के हमने डेल्टा टी टू टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म हो गया, डी पी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपका तात्क्षणिक वेग, हम इसे कह सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग, इसको लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग, अगर इसका हम औसत वेग निकालें, तात्क्षणिक वेग का औसत वेग हम निकालते हैं, तो इसका औसत वेग क्या निकलेगा आपका, इसका औसत वेग हो जाएगा आपका, इसका औसत वेग अगर हम देखें, औसत वेग इक्वल टू, तब इसमें क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम, तो हम इसको कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा माइनस डी टी माइनस ये भी चीज़ यहाँ पे जो हम डेल्टा ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डी पी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका।
तो हम ये कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग के बाद हम बात करते हैं, तो अब हम देख रहे हैं जो हमने औसत वेग और ताक्षणिक वेग के बारे में स्टडी करी। अब कई बार एग्ज़ाम में ये आता भी है, अगर हमें ये चीज़ मालूम नहीं होगी तो रिएक्शंस की वेग लिखना, उसके वेग के फॉर्म में उसको लिखना तो हम गलत लिखते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण मिति गुणांक का भाग दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रस समीकरणीय मिति गुणांक। तो जैसे मैंने कई बार आपको इससे पहले ही बताया था कि सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये जो स्मॉल सी है ये क्या है कि गुणांक है, रस समिति गुणांक इन्हें हम कहेंगे। कोई रिएक्शन में है सपोज, तो जैसे इस रिएक्शन में दे रखी है 2R3P, तो यहाँ पे जो 2 है ये रस समिति गुणांक कहलाएगा और ये R क्या है, रिएक्टेंट है, P के यहाँ पे प्रोडक्ट है सपोज। तो अगर इसके लिए हमने वेग लिखना है तो यहाँ पे वेग इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है उसके संगत रसमिति गुणांक का भाग करते हैं। रस समिति समीकरण मिति गुणांक का भाग दिया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए हम लिखेंगे, और तो ये रिएक्टर और प्रोडक्ट के लिए अलग लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 R कंसेंट्रेशन, लेकिन परिवर्तन इसमें है तो हम क्या लिख देंगे इसको 1/2 डेल R कंसेंट्रेशन, इसके लिए अगर औसत वेग हम लिख रहे हैं अपॉन डेल टी। किसके लिए लिखा हमने, रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट के लिए इसको क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट के लिए फिर ये प्लस हो जाएगा, तो बराबर यही वेग औसत वेग जो हम लिख रहे हैं ये वेग प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा 1/3, ये जो रसमिति ये दिख रहा है आपको गुणांक 1/3 डेल्टा पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो अगर इस समीकरण को लिखना है तो ऐसा लिखा जाएगा। फिर देखिए इस समीकरण को, यहाँ पे 2P और 3Q, तो 2P क्या यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा आपका वेग इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। और उत्पाद के लिए फिर अलग से इसको हम लिखेंगे, उत्पाद के लिए क्या लिखा जाएगा +1/3 क्या हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी। अगर ये वैल्यू सपोज ये क्या दे रखी है आपको, ये 3 ने देखिए, सपोज ये क्या दे रखी है, सपोज ये दे दी 3/2 फ्रैक्शन में दे दिया, 3/2 अगर दे दिया तो इसको तब हम क्या लिखेंगे 1/3/2, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में दे दिया तो वेग प्रोडक्ट के लिए 1/3/2, 1/3/2 ही लिखा जाएगा। तो तभी क्या हो जाएगा, इसको हम फिर ये ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 डेल क्यू कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने एग्जाम उदाहरण दिए। तीसरा जनरल रिएक्शन अमोनिया फॉर्मेशन का हाइवर प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पे 1, तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लें, 2NH3 है तो ये हो जाएगा फिर 3। तो इसके लिए लिखें फिर वेग, इसके लिए वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए, जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं नाइट्रोजन और, तो इसके लिए हम अलग अलग एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे इसके लिए, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा 1/1, 1 है तो 1/1 डेल N2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। अब दूसरा रिएक्टेंट क्या हमारा फिर हो जाएगा वेग बराबर -1/3 क्या हो जाएगा आपका डेल H2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। और प्रोडक्ट के लिए हम अलग से लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा वेग बराबर +1/2, 2NH3 है तो 1/2 NH3, ये हो जाएगा आपका डेल्टा NH3 इसके सांद्रता में परिवर्तन बट्टे
डेल टी। तो ऐसे ये लिखा जाता है। ऐसे हम इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट, ये क्या आपका रिएक्टेंट है, ये क्या आपके प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के लिए वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। ये आपका रसमिति गुणांक, इसमें 2 है, इसमें 1 1 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा आपका, वेग इज इक्वल टू -1/2 HI कंसंट्रेशन डेल्टा, इसमें परिवर्तन, डेल्टा किसके लिए ले रहे हैं, परिवर्तन के लिए डेल्टा टी। और प्रोडक्ट के लिए हम 2 लिखेंगे। तो वेग बराबर +1/1 डेल्टा H2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। और दूसरे प्रोडक्ट के लिए क्या हमारा +1/1 I2, सॉरी इसको हम लिखते हैं डेल्टा I2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो ये 4 रिएक्शन से मैं, और एग्जाम में कई बार इसको लिखना भी आता है। अगर हमें रस समीकरणीय मिति का गुणांक का ज्ञान नहीं है तो हम उसमें इसको वेग रिएक्शन लिखने में गलती करते हैं। तो ऐसी गलती हम ना करें, तो इसका अभ्यास थोड़ा करेंगे। जैसे मैंने इस रिएक्शन में दिखाया है, तो यहाँ पे जो गुणांक था 2 था, तो 1/2, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में था 3/2, तो ये हो गया 3/1 1/3/2, तो ये आएगा आपका 2। तो और दूसरा में ध्यान विशेष ये रखना है, रिएक्टेंट के लिए हमने माइनस लगाना है, और जो प्रोडक्ट का है पॉजिटिव होता है। कारण क्या है, जो रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है, और जो मैंने ग्राफ में भी आपको दिखाया, और उत्पाद की जो सांद्रता होती है हमेशा बढ़ती है। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।